नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिफरेंसेस का एक वीडियो बना के बस समझा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि क्योंकि इन दोनों ही इंस्टीट्यूशन के ऑफिस एक जगह पे बेस्ड हैं, दोनों ही इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशंस लगभग सेम है, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी चीजों में एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कर पाना, इनको इस तरीके से देख पाना कि कैसे एक दूसरे को ये लोग कोऑपरेट करते हैं बट दे आर डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इनफैक्ट दोस्तों, हमारे लिए नहीं, ये जो आपको महाशय दिख रहे हैं ना, इनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। अब ये तो आप मानते हो ना कि ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो ये हमसे तो कुछ समझदार ही होंगे, राइट? तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कि फाउंडिंग फादर थे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के, एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे 20th सेंचुरी के। इन्होंने खुद ने इन द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो खुद उन्होंने बोला था कि मैं खुद कंफ्यूज हूं इन दोनों इंस्टीट्यूशन से, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि दो इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग क्या काम होंगे, क्या ये अलग हैं भी? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम नाम से जाएं, इफ वी गो बाय द नेम, हियर आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हियर एफ स्टैंड फॉर फंड। तो इनका ये बोलना था कि फंड का मतलब ही तो बैंक होता है ना, और अगर हम वर्ल्ड बैंक के उससे जाएं, हियर बी स्टैंड्स फॉर बैंक, तो इनका यह बोलना था कि बैंक को ही तो फंड बोलना चाहिए, बिकॉज बैंक ही फंड देती है, तो बैंक शुड बी कॉल्ड अ फंड। तो यहां से इनके दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन पनपता है कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करा जाए। तो यहां पे आज हम भी इसी डिस्कशन को या इसी टॉपिक को डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इलेबोरेटली ये मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये तो हम जानते ही हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहां पे और कब हुई थी, और कब इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में दो इंस्टीट्यूशंस, डेट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, फॉर्म हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फॉर्म हुए थे आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी इन 1944 इन यूएसए। हो सकता है कि आपसे कभी कोई इसके एक विलेज का नाम पूछ ले जहां पे मीटिंग कंडक्ट हुई थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप ये भी याद रख लो, इसका नाम है न्यू हैम्पशायर टाउन। क्लियर? अब दोस्तों, यहां पे इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को करने की क्यों जरूरत पड़ी थी, मैं आपको यह भी बता चुका हूं। यह मैंने आपको बताया था जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ से निकलता है, मगर इसके पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि गैट से भी पहले एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लाने की कोशिश की गई थी, और बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्ल्ड बैंक, या जिसको उस समय जाना जाता था बाय द नेम आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, मैंने तो आपको यह भी बताया था कि क्यों जरूरत पड़ी इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को बनाने की, जहां पे हमने बात करी थी कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें पहला फैक्टर वर्ल्ड वॉर 2 था, दूसरा फैक्टर एक ग्रेट डिप्रेशन था विच हिट इन 1929 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पे इन सब फैक्टर्स के कारण हमने देखा था व्हाई वर्ल्ड नीड दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अब आपके लिए रिकमेंडेशंस ये रहेंगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक 5 लेक्चर की सीरीज है,
सिर्फ अगर आप उसको विजिट कर लोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो चलिए, यहां पे जैसा मैं बता रहा था, इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस बन के आते हैं, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप। अब दोस्तों, आपका सवाल यहां पे ये होगा कि अभी तो आपने बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने की कोशिश की थी। हां, मैंने बोला कोशिश की गई थी, मगर यह अटेम्प्ट फेल हो गया था, क्योंकि हमने ये देखा था उस वीडियो में कि यूएस ने बैकआउट कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज पेरिस क्लाइमेट डील से भाग रहा है। इनकी आदत थी ये भागना। तो यहां पे इस कारण से ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सीन में नहीं आ पाई, जिस कारण से कंट्रीज को जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ साइन करना पड़ा और फाइनली ये जाके डब्ल्यूटीओ बना। तो यहां पे जो दो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आए इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, वो थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो मैं ये तो उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक ये समझ गए कि कैसे इस कॉन्फ्रेंस से तीन इंस्टीट्यूशंस बनना थी, कोशिश की गई थी, मगर बन सिर्फ दो ही पाई, डेट इज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहां पे टू स्टार्ट विद द डिफरेंसेस, हम सबसे पहले थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देखते हैं। हमें डिफरेंसेस तो पढ़ना ही है, मगर सबसे पहले कुछ सिमिलैरिटीज भी देखो कि क्या ये दोनों इंस्टीट्यूशन सिमिलैरिटी रखते हैं एक दूसरे के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस कुछ ना कुछ सेंस में ओन किए जाते हैं। तो ओन प्लस डायरेक्टेड, और डायरेक्ट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर नेशंस। और ये जो मेंबर नेशंस हैं ये लगभग दोनों इंस्टीट्यूशंस में सेम है। जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अगर बात करें, जो कि पॉपुलस स्टेट है इस अर्थ पे, वो मेंबर है दोनों का। इसी के बाद में अगर सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पावर की अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, वो मेंबर है इन दोनों का। तो वर्चुअली अगर देखें, एवरी कंट्री ऑन अर्थ इज अ मेंबर ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि हर कंट्री दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके रिवीजन पर्पस के लिए, एवरी मेंबर कंट्री, राइट। या फिर मेंबर को हटा के आप सिर्फ एवरी कंट्री भी याद रख सकते हो। एवरी कंट्री इज अ मेंबर ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशंस। अब दोनों ही इंस्टीट्यूशंस किसी ना किसी तरीके के इकोनॉमिक इश्यूज से डील करते हैं। तो यहां पे एक और सिमिलैरिटी आई कि इकोनॉमिक इश्यूज दोनों की वर्किंग या ऑपरेशंस में हमें कॉमन देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर स्टाफ मेंबर्स की बात करें, तो जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दोस्तों, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स आपको बैठे हुए दिख जाएंगे, बोलते हुए दिख जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर वी गो बाय द लैंग्वेज ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि क्या बातें बोलते हैं, तो दोनों के ही जो बातें रहती हैं वो रहती हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स और रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। इनफैक्ट दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि बिल्डिंग, मतलब कि इनके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं वो कहां बैठते हैं, बिल्डिंग में बैठते होंगे। तो कुछ सालों तक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही बिल्डिंग में एग्जिस्ट किया करते थे। हालांकि आज भी ये क्रॉस रोड पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के सामने। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, राइट। लाइब्रेरी की अगर बात करें तो आज भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की लाइब्रेरी वर्ल्ड बैंक में। तो ये सब चीजें इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा शोकेस करती है, बाहर वाले लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अब यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बीच में डिफरेंस तो है, इसी को हम पढ़ने आए। तो यहां पे जो सबसे प्राइमरी डिफरेंस है वो आपके लिए यहां पे लिखा गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसको बेसिकली आप ऐसे समझोगे कि आईएमएफ इज अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। ये एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटेन करने की कोशिश करता है एक ऑर्डरली सिस्टम ऑफ पेमेंट, एक ऑर्डरली सिस्टम ऑफ पेमेंट। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे यहां पे जब 1991 में
क्या आया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मैं उम्मीद करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सबको क्लियर होगा। इस पे इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखना। मैंने आपको वहां पे सारी चीजें बहुत इलेबोरेटली समझाई हुई हैं। हमने वहां पे करंट अकाउंट पढ़ा हुआ है, हमने वहां पे कैपिटल अकाउंट पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा हुआ है कि करंट अकाउंट में कैसे जो कन्वर्टिबिलिटी है वो अलाउड है ऑलमोस्ट पूरी, और हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमने क्यों नहीं करी हुई है। हमने तारापुर कमेटी के बारे में भी बात करी हुई है। हमने बहुत सारी चीजें बात करी हैं। अगर आप वो वीडियो विजिट करोगे यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो जैसा मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इट इज टू मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो कोशिश करता है दैट सीक्स टू मेंटेन एन ऑर्डरली सिस्टम ऑफ पेमेंट बिटवीन नेशंस। अब ये कैसे करता होगा ये हम आगे चल के देखेंगे, मगर आप बस इतना समझ लो कि जैसे दो देश आपस में जब एक्सचेंज करते हैं उनकी करेंसी का, तो एक पेमेंट सिस्टम है, इसको ऑर्डरली मेंटेन करता है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि उस समय इस वर्ल्ड बैंक का नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बस नाम से समझ में आ गया। इसको उस टाइम इसलिए बनाया गया था कि उस समय की जो कंट्रीज थी जो कॉलोनीज से फ्री हो रही थी, जैसे इंडिया इज वन अमंग देम, उन डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना। क्लियर हो रही बात? उन डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना, इस कारण से इस बैंक को बनाया गया था। यह बैंक फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती थी इन डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वर्ल्ड ओवर ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जो डेवलप्ड नेशंस ने तबाही मचाई थी वर्ल्ड वॉर 2 से, इसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि जिन कंट्रीज में इन्होंने तबाही मचाई है वो उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देके उनको डेवलपमेंट के पाथ पे लीड करवा पाए। तो ये तो कुछ बात हो गई जो हमने अभी तक क्या देखा। सबसे पहला पैरामीटर हमने बात करी सिमिलैरिटीज के बारे में, और हमने बात करी इनके पर्पस के बारे में कि एग्जैक्टली इनका पर्पस क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेटली इसमें डीप डाउन लेके चलता हूं, जिससे आप ये समझ पाओ और एग्जाम में कोट कर पाओ, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक में मैंने आपको बताया कि फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देते थे डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट पाथ पे लाने के लिए। तो यहां पे बैंक का जो फर्स्ट लोन है, इसको आप मेंशन कर सकते हो कहीं पे भी, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाओ मेंस आंसर करते हुए। फर्स्ट लोन एक्सटेंड किया गया था इन 1940s बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ऑफ कोर्स 44 में बना, तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया। 1940s लिख रहा हूं मैं ना, 40 नहीं बोल रहा हूं, 1940s लिख रहा हूं, मतलब बनने के बाद ही पैसे दिए है ना। अब यहां पे सबसे पहले जो रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया गया वो यहां पे इन लोगों ने शुरू किया था वेस्टर्न यूरोप से, और इसके बाद में ट्रिकल डाउन किया था डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। यहां पे बैंक उन पुअरर नेशंस को प्रायोरिटी देती है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पे प्रायोरिटी दी जाती है उन पुअरर नेशंस को जो बहुत ज्यादा पुअर हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें अफ्रीका के सूडान, साउथ सूडान, जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता रहता है, राइट। इनफैक्ट अगर हम 1940 से आज तक की बात करें 2020 तक की, तो वर्ल्ड बैंक ने आज तक 330 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया है। इसी के साथ हो सकता है यूपीएससी आपसे यह पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर यह भी दे सकते हैं वो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहता है और सोशल प्रोग्रेस चाहता है, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलता है, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जैसे हॉस्पिटल्स, इन सब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व रहता है। इसी के साथ अगर हम इससे कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी अनरिजॉल्व्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्रीज के साथ में, और मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था बिल्कुल, जैसे इंडिया के साथ में 1991 में हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। तो ऐसी सिचुएशन में
एक इंस्टीट्यूशन हमको चाहिए था जो ऐसी कंट्रीज की हेल्प कर पाए, जिसके लिए हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया। और इसकी सीख हमें कहां से मिली थी? 1930 या 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से। तो जब भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस आ जाएं एक्सचेंज वैल्यू में, किसमें? एक्सचेंज वैल्यू में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे क्या हुआ था? हमारी एक्सचेंज वैल्यू पे ही अफेक्ट पड़ा था, राइट? एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है? जैसे $1 बराबर 70 रुपए, ठीक है। अब मान लो कि हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो क्या होगा? हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। मान लो $1 बराबर 1000 रुपए हो जाए तो सोचो कि हमको कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है या हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी डूब रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आके हमको हेल्प कर देगी, अगर ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस होने लग गए एक्सचेंज वैल्यू में हमारी नेशनल करेंसी के, और अगर वाइड स्प्रेड डिसइंक्लिनेशन होने लग गया अमंग गवर्नमेंट, तो भी वो आ जाते हैं कि हम आपको बचाएंगे, दे एक्ट एज अ सेवियर। तो ये हमने देखा कि एक वॉलंटरी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि वॉलंटरी है क्या? हाँ। कोऑपरेटिव है क्या? हाँ। यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस बनाता है। इसी के साथ साथ यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है अपने साथ, जिसको एओए बोला जाता है। अब इस एओए के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे इसका मतलब मैंने आपको बताया था अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एक मतलब होता है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट। तो यूपीएससी आपसे हो सकता है कि सिर्फ एओए आईएमएफ लिख के पूछ ले या एओए डब्ल्यूटीओ लिख के पूछ ले। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों जगह इसका मतलब बदल जाएगा। ये आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट जो होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, इट इज टू बी साइंड बाय एवरी मेंबर कंट्री। इट इज टू बी साइंड बाय एवरी मेंबर नेशन या मेंबर कंट्री। ये आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए साइन करवाए जाते हैं बिकॉज इसमें होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंडियन पॉलिटी में या एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कि कैसा आचरण उनको करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोड बना के देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मेंबर नेशंस को कैसे बिहेव करना है, कोई भी गलत मैनिपुलेशन नहीं करना है अपनी करेंसी में, किसी भी तरीके का एक्सचेंज में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। वरना हो सकता है कि जैसे किसी देश से बदला लेना हो तो एक्सचेंज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये बैड प्रैक्टिस में आता है। तो इस तरीके से ये कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्रोल करती है मेंबर नेशंस को कि वो इन अग्रीमेंट आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट को अबाइड करे और इसके बिहाफ पे अपने काम करे। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका पूल ऑफ मनी। ये पूल ऑफ मनी होता है जो कोई भी कंट्री रिजर्व रखती है आईएमएफ के पास में, और जरूरत पड़ने पे, जैसे हमारे यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तो ऐसी जरूरत पड़ने पे वो पैसा निकाला जा सकता है। ये पैसा भी दो फॉर्म में रहता है, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा आगे चल के। एक रहता है एसडीआर के फॉर्म में, इसके बाद दूसरा रहता है रिजर्व ट्रेंच के फॉर्म में। ये रिजर्व ट्रेंच जो है ये यूपीएससी पूछ चुका है, राइट। और एसडीआर के बारे में, जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मगर अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि एक पूल ऑफ मनी होता है जिसमें से पैसा निकाल लेती है मेंबर कंट्री, और ये पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास उनका रिजर्व होता है। अब यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स भी लेती है इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोस्पेक्ट्स पे, ठीक है। तो यहां पे रिपोर्ट्स भी आप मेंशन करना, यूपीएससी हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि क्या किसी तरीके की रिपोर्ट्स मेंबर कंट्रीज की वो लेती है क्या? तो हाँ लेती है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके ग्रोथ के, ये सब। और साथ ही साथ इन रिपोर्ट्स लेने के बाद में वो इन रिपोर्ट्स पे कमेंट्स भी करती है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि किस तरीके से आपके देश को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसीज, जैसे ओपननेस के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत प्रतिबद्ध रहता है, हर कंट्री को बोलता है कि कैसे वो ओपननेस की तरफ बढ़े तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी।
वो हमको ये भी बताता है कि हम अब आपके यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो अभी कम है, हमारे देश के लिए बोलता है ना बार बार, तो उस फीमेल पार्टिसिपेशन को आप बढ़ाओ तो आपकी जीडीपी इतने % से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली एक ऐसा ऑर्डरली मॉनिटरी सिस्टम एनकरेज करता है जिससे जॉब्स क्रिएट हो। समझना, ये इसका मैं जो बता रहा हूं ये इंप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना दोस्त, कि ये जो काम कर रहा है इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया। इसका इंप्लीकेशन ये हो गया कि ये जॉब्स क्रिएट होएगी, ठीक है, हमारे ओपननेस बढ़ेगी, एमएनसीज आएंगी तो जॉब्स बढ़ेंगी ना। जॉब्स बढ़ने के साथ साथ हमारा ट्रेड बढ़ेगा, अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, राइट, ये बढ़ेंगे तो ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे कभी इस तरीके के क्वेश्चन बना के पूछ ले कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे क्या क्या चीजें फुलफिल हो सकती हैं। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बीच में। अब मैं आपको कुछ अलग तरीके के डिफरेंसेस पे लेके चलता हूं जहां पे हम बात करेंगे साइज एंड स्ट्रक्चर के बारे में। हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर बात करें तो इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। इनके स्टाफ मेंबर्स लगभग 2500 और उसमें भी स्पेसिफिक जाऊं तो 2300 के लगभग इनके स्टाफ मेंबर्स हैं। अनलाइक द वर्ल्ड बैंक दे हैव नो एफिलिएट्स और सब्सिडरीज। जैसे वर्ल्ड बैंक की बहुत सारे एफिलिएशंस और सब्सिडरीज चलती हैं, ना इनके कोई एफिलिएट्स हैं, ठीक है, और ना कोई सिस्टर कंपनियां, ना कोई सब्सिडरीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो सकता है आपसे किसी फॉर्मेट में यूपीएससी पूछ ले। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है स्टाफ मेंबर वो कहां पे काम करते हैं? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के वॉशिंगटन डीसी में। हालांकि इनके 3 छोटे छोटे स्मॉल ऑफिसेस और भी जगह हैं, तो यूपीएससी हो सकता है आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हेड ऑफिस एग्जिस्ट ओनली इन वॉशिंगटन डीसी, तो गलत कर देना, क्योंकि 3 स्मॉल ऑफिसेस इनके और भी हैं, जैसे एक फ्रांस पेरिस में, एक जेनेवा में और एक यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, राइट। तो ये आपने कुछ चीज और देखी। इसी के बाद इसके जो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो जनरली या तो इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपको भी एंटर करना है तो आप इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ो, तभी आप एंटर कर पाओगे। इसी के बाद दोस्तों अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें ऑन द सेम टर्म्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आईएमएफ, तो इट हैज 7000 मेंबर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वर्ल्ड बैंक बड़ा है। और वर्ल्ड बैंक इसलिए भी बड़ा है बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। ये 5 इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है जो कि मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, मगर कुछ देर के लिए इतना समझ लीजिए कि ये ग्रुप है तो बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत ज्यादा मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स ही अपने साथ लेके चलता है। अबाउट आप ऐसा मान सकते हो कि इट इज 3 टाइम्स लार्जर देन आईएमएफ। तो उम्मीद करता हूं ये तो आप समझ गए। इसी के साथ लगभग 40 ऑफिसेस ये मेंटेन करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 95% जो इसका स्टाफ वर्क है, हालांकि वो वॉशिंगटन डीसी में बैठता है, इस कारण से बोला जाता है कि इनका भी जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन में ही है, राइट। अब यहां पे जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एम्प्लॉयज से थोड़े से अलग होंगे। कैसे? क्योंकि यहां पे हमने देखा था मेजरली इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। क्यों? इसके ऑब्जेक्टिव से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने एक्सचेंज रेट के बारे में बात करी थी या पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करी थी उसको ऑर्डरली मैनर में मेंटेन करना। मगर यहां पे वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? वर्ल्ड बैंक पहली बात तो ग्रुप है, इसमें जो इसके मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो यहां पे अलग अलग फंक्शंस करने के लिए अलग अलग लोग लगेंगे और साथ ही यहां तो डेवलपमेंट भी करवाना है। तो यहां पे ऑफकोर्स इकोनॉमिस्ट तो लगेगा ही क्योंकि पैसे भी तो देने। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ इंजीनियर्स रहते हैं, इंजीनियर्स के साथ साथ अर्बन प्लानर्स रहते हैं, अर्बन प्लानर्स के साथ में आपको स्टैटिस्टिशियन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं बहुत अलग अलग फील्ड से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट्स जैसे टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, हेल्थ केयर और अदर डिसिप्लिन है। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। अब यहाँ पे थोड़े से अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें हम लोग वर्ल्ड बैंक के,
हालांकि मैं आपको आगे भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और इलेबोरेटली बताऊंगा, मगर एक जनरल इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि इसमें 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। जैसे मैंने बताया ना, भी हम टोटल 5 के बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पे 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। एक का नाम है IBRD, जिस नाम से वर्ल्ड बैंक सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था, डेट इज, फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा है IDA, राइट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके बाद में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IFC, डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंस। नाम से समझ में आ रहा है F का मतलब क्या होगा और C का मतलब कॉरपोरेशन। अब ये IFC जो है ये बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको आप ध्यान भी रखना, ये पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा भी रहते हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए पैसा लेके आती है। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फंड करती है। कहां पे? वो एंटरप्राइजेस जो डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों करती होगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करवाना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो भले ही वो किसी के भी तरह हो, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो या गवर्नमेंट के, तो इनको तो डेवलपमेंट से मतलब है। तो ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं और उसी के लिए IFC, डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट संस्था आती है वो है ICSID। इस ICSID का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हम बेसिकली ऐसा मानते हैं कि इसका जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रहता है वो थोड़ा बायस मैनर में लोग करते हैं, इसलिए हम इनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो ये 4 हो गई। 5वीं आखिरी आती है मीगा। मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन गारंटी एजेंसी। ठीक है, मीगा इसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या करती है, ये अपने पास गारंटी ले लेती है। जैसे कि मान लो एक मेंबर कंट्री है 1, ये चाहती है लोन देना दूसरी मेंबर कंट्री को 2, मगर इसको डर है कि अगर हमने लोन दिया तो डिफॉल्ट हो जाएगी। तो ये मीगा क्या करती है, ये गारंटी ले लेती है दूसरी सेकंड कंट्री की कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम आपको देंगे। तो आपको बात समझ में आई कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे IBRD ये फाइनेंस करती है सॉवरेन गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली, या फिर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट को बैक कर दे सॉवरेन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मान लो इंडिया ने एक एक्सप्रेसवे बनाने की सोची, राइट, यमुना एक्सप्रेसवे, तो आपको पता होगा कि हमने फंडिंग भी ली है वर्ल्ड बैंक से। तो इस तरीके से जो सॉवरेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है उसमें भी फंड कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसा मैंने बताया, ये इन्वेस्ट करती है इन फॉर प्रॉफिट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। यहां पे फिर तीसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स करती है प्रोग्राम्स के लिए टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए और लोगों की लिविंग कंडीशंस बेहतर करने के लिए। इसके बाद में ICSID, जैसा मैंने बताया था कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इसका दायित्व है या इसको दायित्व दिया गया है। गारंटीज को प्रोवाइड करती है, जैसा मैंने बताया था ना 2 मेंबर कंट्रीज का एग्जांपल लेके। साथ ही पॉलिटिकल रिस्क अश्योरेंस इंश्योरेंस करती है। जैसे मान लो कि हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का हमारा किसी दिन मन बन जाए कि यार तुम वैसे ही बर्बाद हो, हम तुमको आबाद कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल रिस्क होती है कि यार पता नहीं कब डिक्टेटरशिप आ जाए, है ना, कब वापस से कोई आके मिलिट्री चीफ इस पे कब्जा कर ले, तो इस तरीके से इस पॉलिटिकल रिस्क को भी इंश्योर करती है कि हम इस चीज को मेंटेन करेंगे इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को। ठीक है, तभी हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं और लेंडर्स जो हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो बेसिकली गारंटी के फॉर्म में ये चीज देती है। तो ये आपको वर्ल्ड बैंक में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे चलते हैं, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा इस लेक्चर का, डेट इज
सोर्सेस ऑफ फंडिंग। अब ये तो सब समझ लिया, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छी बात है, मगर फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैसा कहां से आता है ये सब काम करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अभी तक आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब यहां पे ये इन्वेस्टमेंट कैसे करती है आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये डील करवाती है और इंटरमीडियरी का काम करती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड रेसिपिएंट। इन्वेस्टर का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि कोई ए कंट्री है वो पैसा देना चाह रही है और रेसिपिएंट कोई बी कंट्री है जो पैसा लेना चाह रही है उसके डेवलपमेंटल काम के लिए, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये इन्वेस्टर और रेसिपिएंट के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करेंगे। एक से पैसा बोरो करेंगे, इससे पैसा बोरो करेंगे और इसको पैसा लेंड करेंगे। क्लियर। अब वर्ल्ड बैंक का ओनर कौन होता है, इससे आप समझ जाओगे और अच्छे तरीके से। इसका ओनर कौन होता है, इसकी ओनर गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी मेंबर नेशन होता है उनकी गवर्नमेंट, मतलब कि मेंबर नेशन ही इसके ओनर होते हैं। अब आपका सवाल यह है, अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि हाल फिलहाल में जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, जब भी आप इस लेक्चर को क्योंकि विजिट करोगे, मैं इसमें मेंबर कंट्री मेंशन नहीं करूंगा, आप जब भी इस लेक्चर को देखो तो मेंबर कंट्री कितनी है वर्ल्ड बैंक में और कितनी मेंबर कंट्री आईएमएफ में है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो यहां पे बेसिकली जो मेंबर नेशंस हैं उन्हीं की गवर्नमेंट ओनर होती है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें इन मेंबर नेशंस का इक्विटी शेयर होता है। अब ये इक्विटी का क्या मतलब होता है, ये इक्विटी का मतलब बिल्कुल वैसी होता है जो हम शेयर मार्केट में समझते हैं। जब हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो वी बिकम द इक्विटी होल्डर ऑफ दैट कंपनी, जितने भी हमारे पास शेयर है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, राइट, और आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो आप कितने परसेंट के इक्विटी होल्डर बन गए, 10% के। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूं इक्विटी शेयर आपको समझ में आ गया होगा। आज की तारीख में अगर इक्विटी शेयर की बात करें टोटल, तो ये लगभग कितने डॉलर है ये हमको पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मगर 1995 में लगभग ये 180 बिलियन डॉलर के लगभग था। इसके बाद में अगर आईबीआरडी की बात करें, जैसा कि हमने देखा था कि इसी के नाम से वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली पैसा कैसे लेता है, अब आपको यह समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, यहां पे लड़खड़ा जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये डेवलपमेंटल वर्क्स को फाइनेंस करने के लिए मार्केट बोरोइंग करता है, ये तो हमने समझ लिया। मार्केट बोरोइंग किस बिहाफ से करता है, ये इशू करता है बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स वो होते हैं जिनकी रेटिंग होती है AAA रेटिंग। अभी रेटिंग क्या होती है, ये रेटिंग बिल्कुल वैसी होती है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी इकोनॉमिक सर्वे 2021 में, जहां पे हमने सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग की बात की थी। ये सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि हर कंट्री को रेट किया जाता है उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए। तो यहां पे ये जो आईबीआरडी होती है ये मेजोरिटी पैसा लेती है बॉन्ड्स का इश्यूएंस करके, वो बॉन्ड्स जिसकी रेटिंग होती है AAA। इसका मतलब वो मेंबर गवर्नमेंट रीपेमेंट करेगी ही करेगी, इस बात की श्योरिटी रहती है। क्लियर हो रही बात। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है ये कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, मतलब कि पैसे का आदान प्रदान कैपिटल मार्केट के थ्रू किया जाता है। और साथ ही वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में भी डील करती है या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ में, मतलब कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज को डायरेक्ट बॉन्ड सेल कर देना या डायरेक्ट उनसे पैसा बोरो कर लेना, ये सारे काम में इन्वॉल्व रहती है। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यहां पे वर्ल्ड बैंक पूरी तरीके से अलग हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, मगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये बैंक तो है नहीं, तो ये इंटरमीडिएटरी की तरह काम भी नहीं करता है इन्वेस्टर्स और रेसिपिएंट्स के बीच में। बजाय इसके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा रहता है, तो ये अपने ही रिसोर्सेस में से उस पैसे को खर्च करता है।
लगभग लगभग इसकी वैल्यू कितनी है आज, ये भी हमको पता होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना जरूरी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए कि इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं, जो या जो इसके पास पैसा होता है जिसमें से ये खर्चा करता है, तो वो पैसा कहां से आता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो बेसिकली ये जो रिसोर्सेस या जो ये पैसा है, ये आता है इनके पास कोटा सब्सक्रिप्शन से। अब ये कोटा सब्सक्रिप्शन क्या है? ये कोटा सब्सक्रिप्शन हर मेंबर कंट्री को लेना पड़ता है जब वो आईएमएफ में एंटर करती है। तो ईच मेंबर कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट टू दिस पूल ऑफ रिसोर्सेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि अब देखो, मान लो एक यूएस है वो एंटर हो रहा है, और एक मान लो कि साउथ सुडान है वो एंटर हो रहा है, ठीक है। तो क्या दोनों बराबर का पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो रिच कंट्री जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, पुअर कंट्री जो है वो कम कंट्रीब्यूट करती है। ये चीज ध्यान रखना, यूपीएससी हो सकता है ऑप्शन बना के पूछ ले, ठीक है। तो यहां पे जब ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो आईएमएफ के पास रिसोर्सेस या फंड आ जाते हैं और उसी में से ये लोग खर्चा करते हैं। वहीं बैंक क्या करती है? बोरो करती है और लैंड करती है। तो यहां पे क्या मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये बोल सकता हूं कि ये क्रेडिट यूनियन है? ये एक ऐसी यूनियन है बहुत सारे मेंबर नेशंस की जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है उनके ही मेंबर्स को। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो मेंबर नेशन होते हैं सिर्फ उन्हीं को इसकी फंड अवेलेबिलिटी करवाई जाती है। क्लियर? जब भी उनको जरूरत पड़ती है, अगेन जैसे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हमको जरूरत पड़ी थी। यहां पे एक नोट आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यूपीएससी माइट बी पॉसिबल है पूछेगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन है। हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले कि क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी भी कंडीशन में ऑफिशियल एंटिटीज से बोरो नहीं करती है क्या पैसा? मतलब किसी भी हालत में किसी से भी बोरो नहीं करती है क्या पैसा? तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑफिशियल एंटिटीज से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा बोरो करता है, मगर हां यहां पे एक डिफरेंस ये है कि प्राइवेट मार्केट से कभी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा नहीं उठाता जो वर्ल्ड बैंक उठाता है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो कोटा सब्सक्रिप्शन है इसको भी रिवाइज किया जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो 5 ईयर में यहां पे लिख देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ फंडिंग किस तरीके से दोनों कंट्रीज की अलग अलग होती है। तो चलिए दोस्तों, सोर्स ऑफ फंडिंग के बाद में हम लोग मूव ऑन करते हैं रेसिपिएंट्स ऑफ फंडिंग की तरफ। अब पैसा मिलेगा किसको, यह जानना जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे न ही किसी वेल्दी कंट्री को और न ही किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को पैसा मिलता है। क्लियर हो गई? तो यहां पे वर्ल्ड बैंक फिर पैसा देता किसको है? ओनली टू क्रेडिट वर्दी गवर्नमेंट। अब क्यों क्रेडिट वर्दी गवर्नमेंट? क्योंकि लोन रीपे भी तो करवाना है। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि किसी से पैसा लेके किसी को दे दिया और वो खा के बैठ गया, जीन गया पैसे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे पुअरर कंट्रीज को, जैसा मैंने पहले ही बताया था, प्रेफरेंस दी जाती है। जितनी ज्यादा पुअर होगी उतनी ही फेवरेबल कंडीशन है कि वो बैंक से बोरो कर पाएगी। यहां पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो आपको ये चीज बस ध्यान रखनी है कितनी होती है, अगेन आपको इससे मतलब नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख लो कि पर कैपिटा जीडीपी या हो सकता है जीएनपी आपको ऑप्शन में पुट अप कर दे, एक ही बात है ना। मतलब ऑफ कोर्स अलग चीजें हैं, मगर ये अलग अलग तरीके से आपको दे दे तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बिहाफ पे ये पैसा दिया जाता है। अब यहां पे इंटरेस्ट रेट भी क्या कोई चार्ज करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझना। क्या वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है तो क्या कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है? यूपीएससी पूछ सकता है ना। तो दोस्तों इसका जवाब हमें मिलेगा कि हां, इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा कि बताओ वो मार्केट रेट से ज्यादा चार्ज करता है या कम? इसका जवाब होगा ज्यादा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक को लोन मिला है 5% पे, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा बढ़ा के माइट बी पॉसिबल 6% आपको लोन देगा। तो ये इस वाले मार्केट रेट की बात चल रही है, मतलब कि वो मार्केट रेट जिसपे वर्ल्ड बैंक ने पैसा बोरो किया है। ये पैसा जनरली कितने टाइम में वापस रीपे करना पड़ता है? हो सकता है आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, तो 12 से 15 साल में पैसा रीपे करना पड़ता है।
ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप जिसका हमने जिक्र किया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में, आईडीए। आईडीए जो है ये वेरी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, ध्यान रखना वेरी पुअर। अब क्योंकि ये वेरी पुअर डेवलपिंग नेशंस को फोकस में रख के उनको लोन देता है, तो ये ऑफकोर्स सी बात है इन कंट्रीज का अगर मैं पर कैपिटा आपको जीएनपी बोलूं तो ये इनसे कम आएगा, जो भी हमने डिस्कस किया, तो ये तो आप समझ गए। इसी के साथ में आईडीए का जो लोन रहता है ये तो पूरा इंटरेस्ट फ्री रहता है। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि वेरी पुअर कंट्री ना साउथ सुडान, ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है। इसी के साथ इसका मैच्योरिटी पीरियड भी ज्यादा होता है, नियर अबाउट 35 से 40 ईयर्स। तो ये आपको इस आईडीए के रिस्पेक्ट में ये चीजें ध्यान रखनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और बिल्कुल इसी तर्ज पे अब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे वेल्दी हो या पुअर हो इससे मतलब नहीं है, यहां पे वेल्दी को भी पैसा मिलेगा और पुअर को भी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने पैसा कंट्रीब्यूट भी किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि उसने कोटा सब्सक्रिप्शन लिया होगा। क्यों लिया होगा? क्योंकि हर कंट्री को अगर आईएमएफ में आना है तो कोटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो हमने आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव देखा था कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल मैनर में चलाने की कोशिश करता है या बना रखने की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, तो जरूरी है कि इसमें हर पार्टिसिपेंट को जब भी उसको जरूरत पड़े, भले ही वो बहुत रईस हो या बहुत गरीब हो, उसको वो पैसा मिलना चाहिए। इस कारण से यहां पे हर किसी को पैसा मिलता है। इसके बाद हो सकता है आपसे इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाए कि आईएमएफ का जो पैसा रहता है वो कितने साल में आपको रीपे करना पड़ता है, तो नियर अबाउट 3 to 5 ईयर्स में इसका पैसा रीपे करना पड़ता है। और किसी भी हालत में 10 साल से ऊपर तो पैसा होना ही नहीं चाहिए, मतलब रीपे करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी ना, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, क्योंकि ध्यान से देखो वापस से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको पैसा दे रही है? मेंबर नेशंस को। वो मेंबर नेशन जिसने ऑलरेडी आईएमएफ को पैसा दिया था ये बोल के कि हमको जब भी जरूरत पड़ेगी, वेन एवर वी वर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आएगी तो आप हमको पैसा दे देना। तो एक तो वैसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, राइट, क्राइसिस आया हुआ है, तभी तो उसके पास पैसा लेने गए और अपना हक मांगने गए, वो रिजर्व जो हमारे लिए पड़ा हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो कम होता है मार्केट रेट से। मगर वर्ल्ड बैंक ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो तो पैसा लेके किसी को दे रहा है। मगर ये क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि दे हैव देयर ओन रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसी कारण से बोला जाता है कि अपने रिसोर्सेस हमेशा अपने पास होने चाहिए। चलिए, इसके बाद में मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, आप ये तो समझ गए। मगर क्या ये इतने ज्यादा कम होते हैं, इतना ज्यादा कंसेशन होता है कि ये आईडीए से भी कम हो जाए? नहीं, आईडीए में तो इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि वर्ल्ड बैंक के अगर आईडीए से हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये गलत हो जाएगा, और एल्स इन जनरल वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आएगा तो ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। आईडीए के रिस्पेक्ट में अगर पूछें कि क्या इंटरेस्ट रेट आईडीए से भी कम देता है आईएमएफ, तो बता देना नहीं, और पूछे कि वर्ल्ड बैंक से इन जनरल, तो बता देना हाँ। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डिफरेंसेस की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब मैं इसको कंक्लूड करके जल्दी से एक बार सम अप कर देता हूं। सबसे पहले आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को कुछ पॉइंट्स को बता के आखिरी देखिए, जैसा हमने देखा कि यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को चलाने में मददगार साबित हुआ। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो भी किसका? पुअर कंट्रीज का, राइट। ये हमने देखा। यहां पे एक्सचेंज रेट्स में स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साथ ही मेंबर नेशंस में ऑर्डरली एक्सचेंज रिलेशंस बने रहे, इसमें मदद करता है। यह डेवलपमेंट में हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज की थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो यहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये आप ध्यान रख सकते हो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स में। यहां पे भले ही वो इंडस्ट्रियल नेशन हो जैसे कि यूएस, या फिर डेवलपिंग नेशन हो, ये दोनों को मदद करता है। ये हमने देखा यहां पे हर कंट्री को मिलता है। वहीं यहां पे कंडीशन क्या है? पुअरेस्ट कंट्रीज, और उसमें भी आईडीए में तो लीस्ट डेवलपिंग। यहां पे जो करेंसी का रिजर्व है
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने पास लेके चलता है वो क्या है, SDR, जिसको हम पढ़ते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में बताने वाला हूं। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट करता है, जबकि IMF नहीं करता, ये हमने देखा था। वर्ल्ड बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, किसी से पैसा लेके किसी को देने। वहीं जो IMF है वो अपने ही रिसोर्सेस को यूज करता है कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। इसका स्टाफ बहुत कम है IMF का, और इनका स्टाफ बहुत ज्यादा है। कुछ इस तरीके के हमने डिफरेंसेस देखे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक मैं क्लियर कर पाया हूं। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है वर्ल्ड बैंक और IMF का। सबसे पहले हम लोग IMF की बात करेंगे। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेडक्वार्टर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी फंक्शनिंग के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सॉरी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में जो पैरामीटर आएगा वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, राइट। यहां पे एक गवर्नर होता है, एक अल्टरनेट गवर्नर होता है हर मेंबर कंट्री का IMF में, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सारे मेजर फंक्शंस जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट, किसी भी नई कंट्री का एडमिशन, वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के हाथ में होता है। इसी के साथ जैसा मैंने बताया, हर मेंबर कंट्री उसके 2 गवर्नर को अपॉइंट करती है इन दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसके बाद में दोस्तों बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ये 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज के द्वारा एडवाइस किया जाता है। ये 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज कौन सी हैं? पहली है IMFC, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, और दूसरी है डेवलपमेंट कमिटी। बेसिकली इन दोनों के बारे में बहुत ज्यादा आपको चीजें जानना जरूरी तो नहीं है, मगर हाँ आप थोड़ी सी इसमें से अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे IMFC में 24 मेंबर्स होते हैं। ये 24 मेंबर्स जितने भी गवर्नर्स प्रेजेंट होते हैं IMF में, जैसे मान लीजिए 190, 189 जितने भी गवर्नर्स आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो उस टाइम है, उसमें से 24 मेंबर्स को चुन लिया जाता है, और यही 24 मेंबर्स सारे मेंबर नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे मेंबर नेशंस के लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, मगर हाँ ये 24 लोग सारे मेंबर नेशंस को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट आने वाला है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर अमेंड करने के लिए बोलता है आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट को, मैं फिर बता रहा हूं, हमने AOA WTO में भी देखा था, जहां पे इस AOA का फुल फॉर्म क्या था? अग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, मगर यहां पे क्या रहेगा? आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट। इस आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट को जो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, किसके लिए? कंट्रीज के लिए। इसको अगर अमेंड करना है तो ये अमेंडमेंट के प्रपोजल्स डिस्कस कौन करेगा? ये मिनिस्ट्रियल कमेटी करेगी। कौन सी वाली? IMFC। क्लियर हो गई बात? इसी के साथ अगर ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला कोई भी कॉमन कंसर्न है तो वो भी ये IMFC डिस्कस करती है। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट कमेटी का, ये क्या करती है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि एक तरीके की ज्वाइंट कमेटी होती है। इस ज्वाइंट कमेटी में 25 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये देखो यहां पे कनेक्शन आपको देखने को मिला, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के मेंबर्स होंगे। क्यों? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है डेवलपमेंटल कमेटी है, तो डेवलपमेंटल कमेटी क्योंकि टास्क दिया गया है एडवाइस करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, तो यहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को ये एडवाइस करती है। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगेन 24 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है। बेसिकली ये डेली बिजनेस चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है IMF का, तो डेली बिजनेस एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है, राइट। और ये जो 24 मेंबर्स हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और इनके पास जो पावर आती है वो कहां से निकलती है? आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट से। तो बेसिकली ये जो बोर्ड होता है दोस्तों, जितने भी डिसीजन लेता है, एक चीज ध्यान रखना कि ये डिसीजन लेता है वोटिंग पैटर्न पे नहीं, जनरली ऑन द पैटर्न ऑफ कंसेंसस। मगर हाँ अगर कोई कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर ये वोटिंग पे जाते हैं, क्योंकि कंसेंसस कभी कभी नहीं हो पाता और ज्यादातर होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जब आप लेक्चर देख रहे हो कि हाल फिलहाल में MD कौन है। वो चेयरमैन भी होता है और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड भी होता है, मतलब क्या IMF स्टाफ का। क्लियर?
इसी तर्ज पे ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ये अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा बाय वोटिंग और कंसेंसस। अगर आईएमएफ के मेंबर्स की बात करें तो यहां पे हर मेंबर को एक कोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जैसा मैंने बताया था। ये जो कोटा सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेंगे कि कितने परसेंट, मैं आपको बताता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस कोटा सब्सक्रिप्शन में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है या किन किन चीजों से इस कोटा का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके पैरामीटर्स पता होना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर आएगा वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी। आपके देश की जीडीपी का वेटेड एवरेज कितना है, मतलब बाकी पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करके। दूसरा, आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा ओपन है, इसका 30% लिया जाता है। वहीं वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी का 50% वेटेज होता है, किसमें, इसके फॉर्मूले के कैलकुलेशन में। आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या इंटरनेशनल रिजर्व है, इसका वेटेज होता है 5%, किसमें, कैलकुलेशन ऑफ कोटा में। फिर जीडीपी मेंबर कंट्री की कितनी है, बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट और पीपीपी, डेट इज यहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, ये है परचेसिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट। इनका वेटेज 40% और 60% रहता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। परसेंटेज अगर आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, क्योंकि परसेंट आप वैसे भी याद नहीं रख सकते और ये पूछता भी नहीं कोई। तो वेटेड एवरेज जीडीपी, ओपननेस, इंटरनेशनल रिजर्व और जीडीपी ऑफ अ मेंबर कंट्री बेस्ड ऑन पीपीपी एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट, बस। तो ये वो कोटा सब्सक्रिप्शन होगा जो हर मेंबर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसको कोटा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पे। ये बेसिकली एक ऐसा कोटा होता है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ड्रॉइंग राइट्स। ड्रॉ करना मतलब पैसे विड्रॉ कर लेना, यही बोलते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ये आईएमएफ की यूनिट होती है एक। ठीक है, जैसे एक यूनिट में मान लो, हो सकता है कि ऐसा बोल दे आईएमएफ की एक यूनिट मतलब 1 करोड़ रुपए आज से हम लोग मानेंगे, या 1 करोड़ डॉलर हम लोग मानेंगे। तो एक यूनिट शोकेस करता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, अब ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की वैल्यू है, ये वैल्यू किसमें डिटरमाइन की जाती है, तो वो यूएस डॉलर में ही की जाती है। क्लियर हो गई बात, मतलब जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू रुपए में नहीं होती है, किसमें होती है, यूएस डॉलर में। इसी के साथ ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, इसमें कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनमिनबी, जिसको आप युआन के नाम से भी जानते हो, राइट, जो कि 2016 में इंक्लूड हुई थी। तो इन करेंसीज में ही स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को विड्रॉ किया जा सकता है या मेंटेन किया जाता है। क्लियर। तो एसडीआर क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लेम को टू करेंसी जो कि आईएमएफ के पास रखी जाती है बाय द मेंबर कंट्रीज। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो इस रिजर्व से पैसा निकाल पाएंगे। इसकी वैल्यू जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। इसका वैल्यूएशन बास्केट जो है वो हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। अब मेंबर की, या मतलब जो मेंबर नेशंस हैं, इन मेंबर नेशंस की जो वोटिंग पावर होती है, राइट, वो इनके कोटा सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करती है। ये आपको ध्यान रखना है। और वो भी डायरेक्टली, जितना आपका बड़ा कोटा है उतना ज्यादा आपका वोटिंग पावरफुल हो जाएगा, आपके वोट की वैल्यू होगी। तो यहां पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि क्या वोटिंग वैल्यू अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है, तो हाँ, बिल्कुल अलग अलग होती है, बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से यहां पे हमने कुछ चीजें देखी आईएमएफ से रिलेशन में। हालांकि कुछ आईएमएफ के रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे रिच कंट्रीज की ज्यादा सेइंग है, क्योंकि जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ही ज्यादा कोटा मिलेगा और उसके वोटिंग पावर उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ है 17.7% कोटा, तो उसकी सेइंग आप समझ सकते हो कितनी है। मगर इंडिया जैसी बड़ी डेवलपिंग कंट्री और रशिया जैसी बड़ा नेशन सिर्फ 2.5% कोटा अपने साथ लेके चलते हैं इन आईएमएफ, जो कि आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पार्शियलिटी है। अगर G7 ग्रुप की बात करें, जो कि डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है, इनके पास 40% कोटा है आईएमएफ का, मतलब पूरा आईएमएफ यही लोग चला रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिफॉर्म की बात की जा रही है कि 6% से कोटा शेयर डेवलपिंग कंट्रीज का बढ़ाना चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कोटा थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, और साथ ही साथ इसको आप ब्रिक कंट्रीज से रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक कंट्री में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जब हमने ब्रिक कंट्रीज की एक बैंक पढ़ी थी, ब्रिक बैंक जिसको बुलाता है,
जिसका फुल फॉर्म क्या है अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके लिए आप इंडिविजुअल वीडियो विजिट करना, जहां पे मैंने आपको कंटिजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट के बारे में बताया था। ये बिल्कुल हमने पैरेलल बनाने की कोशिश की है आईएमएफ से। जैसे हम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आईएमएफ से पैसा लेते हैं, वैसे ही अब हम ब्रिक्स बैंक डेट इज एनडीबी के थ्रू पैसा ले पाए, ऐसी हमने व्यवस्था करने की कोशिश की है। $100 बिलियन का फंड है। अब आपको करना यह है कि आपको ब्रिक बुद्धि एकेडमी डाल के वो वीडियो विजिट करना है, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाओ। इसके बाद में दोस्तों हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके 5 ऑर्गन IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID, राइट। तो इसके बारे में हम ज्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। इससे रिलेटेड और जो करंट न्यूज होगी आई विल कीप यू अपडेटेड। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड एंड लाइक इफ यू शेयर विथ देम। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।